हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 23 फरवरी के फर्स्ट सेशन की और देखते हैं पहले कि कौन कौन से नए शब्द आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो पहला शब्द आपको दे रखा है रिसीड, जो कि एक वर्ब है। रिसीड का मतलब एक तो होता है पीछे हटना, रिट्रीट, मूव बैक। यहाँ जो इसका मीनिंग होगा इस एडिटोरियल में वो है डिक्रीज, या फिर कहेंगे ड्विंडल, या फिर कहेंगे डिमिनिश। तो कम होना, ये मीनिंग होगा किसका? रिसीड का। दूसरा है पुट पेड, ये एक फ्रेज है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो भी होते हैं वो सारे फ्रेज ही हैं। तो यहां पे देखिए 2 वर्ड दे रखे हैं आपको, तो इसका मतलब ये फ्रेज होगा। और पुट पेड का मतलब है टू फिनिश और डेस्ट्रॉय समथिंग। टू फिनिश और डेस्ट्रॉय समथिंग, किसी भी चीज को फिनिश कर देना, नष्ट कर देना, ये मीनिंग होगा किसका? पुट पेड का। अगला है स्पार्क ऑफ। स्पार्क ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है ट्रिगर, या फिर आप इसे कहेंगे एक्चुएट। मीन्स उत्प्रेरित करने को बोलते हैं स्पार्क ऑफ। उत्प्रेरित करना, चिंगारी लगाना, भड़काना, है ना। अकॉर्ड है, ये नाउन है। इसका मतलब है पैक्ट, अग्रीमेंट, या फिर ट्रुस भी होता है, मतलब संधि को कहा जा सकता है, या कोई समझौता है उसे कहा जा सकता है। रैचिट, क्या पढ़ेंगे? रैचिट वर्ब है। इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। अप लग जाता है रैचिट में तो इंक्रीज हो जाता है, डाउन कर दोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज बाई स्मॉल अमाउंट्स, मतलब कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। अगर आप कोई चीज इंक्रीज करते हैं तो रैचिट, और अगर डिक्रीज होगा तो भी रैचिट। अगला है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, या फिर कहेंगे इंटेंस, या फिर कहेंगे वाइल्ड, या कहेंगे एक्साइटेड। तो जो बिल्कुल अनियंत्रित हो, बहुत ही प्रचंड हो, बहुत ही उग्र हो, तो उसे कहा जा सकता है क्या? फ्रेनेटिक। इंकर ये वर्ब है। इसका मतलब है सफर, या फिर आप इसे कहेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव करना कह सकते हो। कोई चीज़ का, कोई बुरी चीज़ है, अनप्लीजेंट थिंग्स हैं, वो अगर आपके सर पे आ जाए, इसका मतलब आप उससे सफ़र हो जाएं, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। आप इसके लिए प्रोवोक और इंड्यूस भी यूज कर सकते हैं। उकसाना होता है, इंड्यूस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए एडिटोरियल है रशियन रिकग्निशन, और इस एडिटोरियल को स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आशीष क्लासेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं। एक बार आप विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पेड कोर्स आपके लिए उपयुक्त है। इस सेशन में रशियन रिकग्निशन, जो रशिया और यूक्रेन का जो एक विवाद चल रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सैनिक जो वहाँ पे तैनात कर दिए हैं रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर, उसकी बात ये कर रहा है। रशियन रिकग्निशन का मतलब रशिया ने मान्यता दी है। रिकग्निशन, रिकग्नाइज करने का प्रोसेस है। अगर आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को मान्यता देते हैं, तो उसे बोलते हैं रिकग्निशन। तो रिकग्नाइज करने का प्रोसेस है ये। तो रशिया के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है एक क्षेत्र को, एक टेरिटरी को, उसके बारे में एडिटोरियल है। तो आफ्टर वीक्स ऑफ रेचेटिंग, आफ्टर वीक्स सप्ताहों के बाद, किसकी सप्ताह ऑफ रेचेटिंग? तो प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है। रेचिट होने के टेंशंस, परेशानियां, ये परेशानियां बढ़ी हैं। उन परेशानियों के बढ़ने के कुछ समय के बाद एंड फ्रेंटिक डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी नाउन है, कूटनीति, फ्रेंटिक जो एडजेक्टिव है, और जो बहुत ही इंटेंस डिप्लोमेसी है, कहाँ पे? अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में। अक्रॉस जहाँ पे लग गया, इसका मतलब संपूर्ण की बात करेगा। ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ प्लेड, ये इसकी वर्ब हो गई। अ मेजर मूव, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा मूव चला है। कैसे? अनाउंस करके, बाई प्रेपोजिशन तो आईएनजी लग गया। फॉर्मल रिकग्निशन, मतलब औपचारिक इन्होंने मान्यता दी है। किसको? डोनबास रीजन को, इस क्षेत्र को। एनक्लेव्स, एनक्लेव्स क्या होता है?
एनक्लेव एक टेरिटरी होती है, एक क्षेत्र होता है देश का जो कि बाकी देश मतलब और जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी बॉर्डर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, एक कोई शहर है और अगर वो इसके चारों ओर दूसरे देश की सीमाएं लगती हैं तो उसको एनक्लेव कहा जाता है। इसको एरिया समझ लीजिए। ठीक है, तो डोनबास रीजन का जो एरिया है इसे कहा गया ओब्लास्ट्स, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और ऑफ डोनेट्स्क एंड लुनास्क इन ईस्टर्न यूक्रेन, ये यहाँ का क्षेत्र है। वन विच चेंजेज, ये एक ऐसा क्षेत्र है वन विच चेंजेज जो कि चेंज करता है द कोर्स मतलब रास्ता किसका, प्रेजेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जो वर्तमान में कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, इनकी जो मतलब यहाँ पे जो काफ़ी टेंशन यहाँ पे रेचिट हुई है उसको डीएस्केलेट करने के जो प्रयास हैं उसके अंदर। तो यहाँ आपको रेचिट समझना है, रेचिट का मतलब डिक्रीज या इंक्रीज है, और फ्रेंटिक है एडजेक्टिव है, फ्रेंटिक का मतलब इंटेंस है, अनकंट्रोल्ड है, एक्साइटेड है, वाइल्ड है। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सब्जेक्ट है तो हैज प्लेड इसकी वर्ब है। तो सप्ताहों के बाद, वीक्स के बाद, क्या किसके वीक्स के बाद, टेंशंस के बढ़ने के बाद, और जो बहुत ही इंटेंस यहाँ पे डिप्लोमेसी है पूरे यूरोप में उसके बाद रशिया के राष्ट्रपति जो ये व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पे प्ले किया है। कैसे, अनाउंस करके, क्या औपचारिक रूप से मान्यता दी है इस क्षेत्र को। ठीक है, ये ईस्टर्न यूरोप का क्षेत्र है। ये एक ऐसी चीज हुई है जिसने बदल दिया है, विच यहाँ पे आ रहा है वन, इस क्षेत्र के लिए ये जो रिकॉग्निशन हुआ इसके लिए इसने यहाँ पे कोर्स बदल दिया है, पूरा का पूरा रास्ता बदल दिया है किसका, वर्तमान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का, वर्तमान में जो कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं टेंशन को कम करने के, उसका रास्ता बदल दिया है। टू बिगिन विद, अब देखिए कैसे कैसे बदला है, क्या क्या यहाँ पे बदलाव आए हैं। तो जब कोई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली स्टेज की अगर बात करेंगे तो उसके लिए एक फ्रेज यूज करेंगे, वो क्या है, टू बिगिन विद। तो अब देखिए शुरुआत करें हम, तो द रिकॉग्निशन ऑफ द टू सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, तो जो मान्यता है किसकी, दो अलगाववादियों के समूह की, टू सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, दो अलगाववादियों के समूह हैं उनकी, दैट कंट्रोल, अब ये दैट कौन किसके लिए है, ग्रुप्स के लिए, ये वो ग्रुप्स हैं, तो ये जो कंट्रोल है इसके लिए आ गया, जो कंट्रोल करता है किसको, डोनबास रीजन के पार्ट्स को, किस रूप में कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट्स के रूप में। तो ये जो रिकॉग्निशन है ये सिग्नल देता है, संकेत देता है दैट की रशिया की वर्ब इज है, नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉक्स, कि रशिया अब बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, किसके आधार पर, मिन्स्क अकॉर्ड्स, ये जो संधि हुई थी, ये जो समझौता हुआ था, इसके बेसिस पर अब बातचीत को तैयार नहीं है। तो शुरुआत करें अगर, तो दो सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको जो मान्यता दी है रशिया ने, किसके, जो ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये डोनबास रीजन के हिस्सों को कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट्स के रूप में। तो रिकॉग्निशन जो है ये सिग्नल दे रहा है, ये यहाँ पे संकेत देता है कि रशिया अब आगे और इंटरेस्टेड नहीं है इस आधार पर बात करने के लिए। रिकॉग्निशन की जो वर्ब है वो तो क्या आ जाएगी, सिग्नल्स, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ग्रुप्स के लिए है, कंट्रोल वर्ब है, रशिया की वर्ब है वो इज है, अकॉर्ड्स का मतलब समझौता होता है, संधि होती है। ठीक है, द अग्रीमेंट्स नेगोशिएटेड इन 2014, ये जो समझौते हैं इसके पर चर्चा कब की, नेगोशिएट का मतलब होता है चर्चा करना, डिस्कस करना। तो इन समझौतों को नेगोशिएट किया गया था 2014 में और 2015 में। जब आप ईयर की बात करते हो तो उससे पहले इन लगाते हैं, अगर आप उसी पर्टिकुलर ईयर की बात करते हो तो इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 2014-15 में इस पर नेगोशिएशन किया गया था, बट नेवर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इसको पूर्णतया इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट्स है, हैड सिक्योर्ड अ स्पेशल स्टेटस, तो इन अग्रीमेंट्स ने स्पेशल स्टेटस यहां पे प्राप्त किया है, किसके लिए, डोनबास एनक्लेव्स के लिए। ठीक है, तो फिर समझ लीजिए जो अग्रीमेंट्स हैं जिसको नेगोशिएट किया गया 2014 में और 2015 में, लेकिन पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इन अग्रीमेंट्स ने सिक्योर किया है स्पेशल स्टेटस। इन अग्रीमेंट्स के कारण यहाँ पे एक विशेष दर्जा मिला है किस क्षेत्र को, इस डोनबास क्षेत्र को। मिस्टर पुतिन हैज ऑल्सो ऑर्डर्ड, अब मिस्टर पुतिन ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है किसको, रशियन पीस मेकर्स, पीस कीपर्स, जो शांति बनाए रखने का काम करते हैं, जो मीडिएटर का काम करते हैं, उनको इनटू द रीजन, इस क्षेत्र में। ए मूव, ये एक ऐसा कदम है उनका, दैट कुड, दैट यहाँ पे इस मूव के लिए है, ये इसकी वर्ब हो गई, कुड पॉसिबिलिटी बता रहा है, स्पार्क ऑफ का मतलब ट्रिगर करना होता है, उत्प्रेरित करना होता है, एक्चुएट करना होता है। तो ये जो कदम है ये स्पार्क ऑफ कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, क्या, कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेनियन ट्रुप्स, यूक्रेन की सेना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है उसको।
ट्रुप का मतलब सैन्य टुकड़ी होती है। मिस्टर पुतिन की वर्ब है वो हैज़ ऑर्डर्ड है। ऑल्सो है ये एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। या तो ऑल्सो लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, या फिर ऑल्सो लगाते हैं हम मैन वर्ब से पहले, या फिर लगाते हैं ऑल्सो सेंटेंस के पहले। ये 3 इसके पोजीशंस होती हैं। तो मिस्टर पुतिन ने यहाँ पे रशियन पीस कीपर्स से भी बात की है, क्षेत्र में बुला लिया है। ठीक है, ये एक ऐसा कदम है जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेनियन ट्रुप्स के साथ में इसको स्पार्क ऑफ कर सकता है, इसको भड़का सकता है। ठीक है, मिस्टर पुतिन में क्लेम, मिस्टर पुतिन की वर्ब में क्लेम है। में है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है। तो मिस्टर पुतिन यहाँ दावा कर सकते हैं दैट हिज मूव, कि उनका जो ये कदम है, इज, ये इज आ रहा है इसकी वर्ब, फार शॉर्ट ऑफ, ये बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब ये हम लोग बहुत पीछे, मतलब इससे बहुत पीछे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, कि हम आक्रमण करने से तो बहुत दूर हैं, आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हमला नहीं कर रहे हैं यूक्रेन पर। दैट द यूएस एंड इट्स नाटो अलाइज हैव बीन वार्निंग, जो कि यूएस और इसके जो नाटो मित्र राष्ट्र हैं, नाटो एक ग्रुप है, ठीक है, इसके जो मित्र राष्ट्र हैं, हैव बीन वार्निंग अबाउट, जिसकी चेतावनी ये लगातार दे रहे हैं कि आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको हमला नहीं करना है। एंड शुड नॉट इनकर, शुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए है। तो शुड होता है वो एडवाइस सजेशन बताने के लिए भी आता है, तो शुड पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी आता है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो शुड आ सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे ये इनकर ना करे एनी फर्दर हॉस्टिलिटीज फ्रॉम यूक्रेन, कि आगे कोई भी दुश्मनी ना रहे यूक्रेन की तरफ से। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनमिटी। एनमिटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनिमी जो होता है उसके स्पेलिंग में ENEMY आता है, इसमें ई आएगा, इसमें ई नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इस स्पेलिंग को ऐसे लिखेंगे ENEMITY, तो ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो देखिए मिस्टर पुतिन की वर्ब में क्लेम है, दैट कंजंक्शन है, हिज मूव सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, यूएस और इट्स नाटो अलाइज सब्जेक्ट है, हैव बीन वार्निंग ये इसके वर्ब है, शुड नॉट इनकर, ये आपका शुड जो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ रहा है। तो मिस्टर पुतिन हो सकता है दावा करें कि उनका जो मूव है, उनका जो कदम है, वो इन्वेजन से बहुत दूर है, और यूएस और इस जो इसके नाटो राष्ट्र हैं, नाटो मतलब मित्र राष्ट्र हैं, नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी जो मित्र राष्ट्र हैं यूएस के, वो वार्निंग दे रहे हैं कि आपको हमला नहीं करना है, और शायद ये कोई भी आगे हॉस्टिलिटीज ना रखे, कोई दुश्मनी ना हो यूक्रेन के साथ। फर्दर के बारे में समझ लें, डिटरमिनर है फर्दर और फार्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे, और फार्दर का मतलब होता है दूर। ये फार्दर दूर है, ये फार से समझ लें आप, ये एक हिंट है इसमें, FAR, फार का मतलब दूर है, तो दूरी के लिए ये आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इन डूइंग सो, ऐसा करने में, हाउएवर ही हैज पुट पेड टू ऑल होप्स, पुट पेड का मतलब डिस्ट्रॉय करना, फिनिश करना, तो ऐसा करने करके हालांकि उन्होंने पूरी की पूरी आशाएं जो है वो चौपट कर दी हैं, पूरी की पूरी आशाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया है। द थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या आशाएं, कि जो खतरा है, थ्रेट का मतलब डेंजर, कि जो खतरा है कॉन्फ्लिक्ट का, वुड रिसीड, ये खतरा कम हो जाएगा। रिसीड का मतलब क्या है, कम हो जाना, ड्विंडल, डिमिनिश, डिक्रीज। वंस द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स, कब, जब 10,000 के करीब जो सैन्य टुकड़ियां हैं, सेना है रशिया की, अलोंग द यूक्रेन बॉर्डर, कहां पर है, यूक्रेन बॉर्डर के पैरेलल। अब ये यूक्रेन बॉर्डर और इसके पैरेलल यहाँ सैन्य टुकड़ियाँ बनी हुई हैं। तो देखें आप कि जब कोई एक चीज़ स्थिर हो और दूसरी चीज़ उसके पैरेलल लगी हुई हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का। और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो ऐसे, और दोनों ही मूविंग हो, दोनों मूविंग है, तो यहाँ पे लगेगा अलोंग विद। ठीक है, ये फर्क है। जब एक स्थिर हो, दूसरा मूविंग हो, या दोनों ही स्थिर हो तो अलोंग लगता है, दोनों ही गतिशील हो एक दूसरे के पैरेलल तो लगता है अलोंग विद। तो कह रहा है कि ऐसा करके हालांकि उन्होंने सभी वो आशाएं, कौन सी आशाएं, कि खतरा जो था कॉन्फ्लिक्ट का वो कम हो जाएगा अगर 10,000 के करीब जो सैनिक हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के सहारे हैं और बेलारूस में है, किसके लिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, वो जब वापस जाएंगे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये कम हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जो खतरा है वो टल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सभी आशाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ही की वर्ब है वो हैज पुट है, थ्रेट है, इसकी वर्ब वुड रिसीड है, द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रुप्स है, इसकी वर्ब विड्रू है। ठीक है, फाइनली, अंततः एडवर्ब है फाइनली, और एडवर्ब किसी सेंटेंस को ओपन कर सकता है, किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। अंततः जो उनका मूव है, इज, ये इसकी वर्ब,
अ क्लियर साइन, ये एक स्पष्ट संकेत है that the situation is not going to be managed, कि ये जो सिचुएशन है ये ना तो मैनेज की जाएगी ना ही हैंडल की जाएगी विदाउट नाटो सिटिंग डाउन टू सीरियस नेगोशिएशन। किसके बगैर? जब नाटो राष्ट्र हैं, जो नाटो एक संगठन है उसमें जो राष्ट्र हैं वो आपस में बैठें, बातचीत करें, सीरियस का नेगोशिएशन करें, सीरियस बातचीत करें। किसको लेकर? सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर। ओवर मतलब इस मुद्दे को लेकर बात करें। किसको लेकर? सुरक्षा, जो गारंटीज की बात है वो। और ये सुरक्षा गारंटियां क्या हैं? ये वो गारंटीज हैं जो कि ही हैज़ बीन डिमांडिंग फॉर 2 डिकेड्स, जो पुतिन जो हैं वो 2 दशक से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। एंड सम डिस्कशन, और कुछ चर्चा हो अबाउट, किस बारे में? हाउ टू रेगुलेट द एक्सपेंशन ऑफ नाटो, कि कैसे नाटो का जो विस्तार हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, रेगुलेट किया जाए। और ये विस्तार हो कहाँ रहा है? रशिया के नेबरिंग कंट्रीज तक, रशिया के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वहां तक। एंड द हैवी प्रेजेंस, और बातचीत की जाए जो भारी उपस्थिति है किसकी? वेस्टर्न ट्रूप्स की, पश्चिमी देश की जो सेना है उसकी, और वेपन्स, हथियारों की, इन द रीजन, इस क्षेत्र में। ठीक है। हिज मूव की वर्ब इज, सिचुएशन की वर्ब इज। ठीक, एक काम की बात ये है, यहाँ पे ही की वर्ब है वो हैज बीन डिमांडिंग। फॉर या सिंस के साथ जब आप टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, ये बात नोट कर लीजिएगा आप। Whenever you see for or since plus time in any sentence, there you have to use perfective aspect. अब perfective aspect का मतलब ये है कि perfect भी लग सकता है, perfect continuous भी लग सकता है, लेकिन for या since plus time होगा तो perfective aspect लगेगा। 2 तरह के aspect होते हैं, एक progressive aspect होता है, एक परफेक्टिव एस्पेक्ट, मतलब कोई काम या तो पूर्ण है तो परफेक्टिव एस्पेक्ट, कोई काम अपूर्ण है तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। तो परफेक्टिव आएगा फॉर या सिंस प्लस टाइम आने पर। और चूंकि फॉर के बाद में टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए फॉर है, वरना सिंस आ जाता। ठीक। द बॉल इज नाउ द कोर्ट ऑफ द यूएस। अब बॉल किसके पाले में है? बॉल है यूएस के पाले में। बॉल इन समवन्स कोर्ट का मतलब है अब डिसीजन इसको लेना है। ठीक है। रशिया को तो जो करना वो कर लिया इसने, अब डिसीजन लेना है यूएस को। एंड इट्स यूरोपियन अलाइज, और यूएस के जो यूरोप में मित्र राष्ट्र हैं उनको, टू डिसाइड, तय करने के लिए कि वेदर दे वुड रिएक्ट, कि क्या वो रिएक्ट करेंगे विद सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। एम्बार्गो कहा जा सकता है, बैन कहा जा सकता है, प्रोस्क्रिप्शन कहा जा सकता है। ठीक है। ये सब सिनोनिम्स होंगे किसके? बैन के, प्रतिबंध के, सैंक्शन के। तो क्या वो दे यहाँ पे आ रहा है यूएस और मित्र राष्ट्रों के लिए, क्या वो रिएक्ट करेंगे सैंक्शंस के साथ? मतलब क्या वो प्रतिबंध लगाएंगे, मिलिट्री एक्शन, सैन्य कार्रवाई करेंगे, और रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक टेबल, या फिर वो लौट कर आएंगे किस पर? डिप्लोमेटिक टेबल पर, मतलब चर्चा करेंगे, कूटनीतिक हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बॉल की वर्ब है वो इज है, दे की वर्ब है वो वुड रिएक्ट है। फॉर न्यू दिल्ली, अब भारत की बात करें। द एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब बढ़ोतरी, डी एस्केलेशन का मतलब कम हो जाना, है ना। ये टेंशन की बढ़ोतरी जो हो रही है उसको एस्केलेशन कहा गया है। तो भारत के लिए जो एस्केलेशन, टेंशन में जो परेशानियां बढ़ रही हैं, कम्स, अब ये एस्केलेशन की वर्ब कम्स है, ये आई हैं एट अ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टाइम, एक संवेदनशील समय में। पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, सेंसिटिव संवेदनशील, टाइम समय, टाइम नाउन है, सेंसिटिव एडजेक्टिव, पर्टिकुलरली एडवर्ब है। तो भारत के लिए जब किसी देश की राजधानी की हम बात करते हैं इसका मतलब उस देश की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो भारत के लिए जो टेंशन्स में एस्केलेशन है वो किस समय आया है? एक बहुत ही संवेदनशील टाइम पर आया है। कैसे? वो समझाया है। इस साइन को हम बोलते हैं कॉलन। ठीक है। कॉलन बोलते हैं इसको। ये तब लगाते हैं जब आपको डिस्क्राइब करना होता है आगे कोई बात। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये हो गए विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, हैज़ बीन ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहे हैं जर्मनी का, मतलब वो जर्मनी की यात्रा पर हैं, ये इसकी वर्ब हो गई। एंड फ्रांस, फ्रांस की यात्रा पर हैं। वाइल ही हैज़ ट्राइड टू शिफ्ट द फोकस, यद्यपि वाइल जो है वो 2 क्लोजेस को जोड़ेगा, 2 उपवाक्यों को जोड़ेगा, और दोनों क्लोज की स्थिति ऐसी होगी कि एक क्लोज इधर तो एक क्लोज की डायरेक्शन इस साइड, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है। यद्यपि उन्होंने कोशिश करी है, ही आ रहा है प्रोनाउन एस जयशंकर के लिए, वर्ब है हैज ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया है, टू शिफ्ट बदलने का, द फोकस ध्यान, ऑफ हिज यूरोपियन इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है जो कन्वर्सेशन करता है, वन हु इज एंगेज्ड इन कॉन्वर्सेशन, वन हु इज एंगेज्ड इन कॉन्वर्सेशन। तो जो बातचीत में एंगेज्ड हो उसे कहा जाता है इंटरलोक्यूटर। तो उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी है ध्यान
भटकाने की, ध्यान बदलने की, अपने जो यूरोपियन जिनके साथ ये बातचीत करने के लिए गए हैं उनका, और ध्यान कहाँ लेकर आने की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक जो मुद्दा है उस पर। फिर भी अब ये नया क्लोज आ गया, इट इज़ रशियाज एक्शंस। इट यहाँ पे इम्फेटिक वे में आ रहा है कि रशिया के जो कार्यवाही है वही अभी फिलहाल डोमिनेट कर रही कॉन्वर्सेशन को। बातचीत होनी थी, इंडो पैसिफिक मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन विवाद पर, ठीक है। डोमिनेट का मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ओवरशैडो कर रहा है। डोमिनेट का मतलब यहाँ पे एक्लिप्स कह सकते हो, ओवरशैडो कह सकते हो। तो फिलहाल ये मुद्दा छाया हुआ है, ठीक है भाई। तो फिर समझ लीजिए, तो यद्यपि उन्होंने कोशिश करी है फोकस को शिफ्ट करने की यूरोपियन इंटरलोक्यूटर्स के, और कहाँ लेकर आने की फोकस को, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, फिर भी ये रशिया के कार्यवाही एक्शंस हैं जो इस कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट कर रही हैं, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज विजिटिंग मॉस्को। मॉस्को राजधानी हो गई रशिया की, ठीक है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो मॉस्को का विजिट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वर्ब हो गई, इज है, इज विजिटिंग, ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये मिस्टर इमरान खान जो है वो विजिट कर रहे हैं मॉस्को का, मतलब रशिया का। द फर्स्ट, ये पहले प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के जो 2 दशकों के दौरान कभी टूर किया हो, किसी और ने टूर नहीं किया रशिया का। ओवर जो है प्रेपोजिशन है, ओवर यहाँ पे मीनिंग देगा वो ड्यूरिंग का देगा, ठीक है। तो इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है इमरान खान, वो विजिट कर रहे हैं मॉस्को का। ये पहले एक पाकिस्तानी पीएम है जो 2 दशकों के दौरान यात्रा पर गए हैं। न्यू दिल्ली इज वॉचिंग द न्यू टाइज क्लोजली, और भारत जो है, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी होगी तो भारत की बात कर रहा है, वो यहाँ पे पैनी निगाह से, वॉच का मतलब बहुत ही सतर्क तरीके से देख रहा है, वॉचफुल होकर देख रहा है द न्यू टाइज, नए संबंधों को, क्लोजली बहुत ही नज़दीकी से, कि दोनों संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं, इस पर भारत की ध्यान लगा हुआ है। द टाइमिंग ऑफ द टेंशंस, जो टाइमिंग है इन परेशानियों की, इज, ये टाइमिंग ऑल द मोर इनकन्वीनियंट, ये भी असुविधाजनक है। इनकन्वीनियंट है मतलब कंफर्टेबल नहीं रहने देगा ये टाइमिंग, इनकन्वीनियंट का असुविधाजनक। गिवन दैट, ये आपका कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया तो नया क्लोज हो गया, नया क्लोज स्टार्ट हो गया तो सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। किसको देखते हुए, डिलीवरी ऑफ रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम्स इज अंडरवे, कि जो डिलीवरी है भारत को ये मंगवाना था 400 मिसाइल सिस्टम, ये अंडरवे है मतलब प्रोग्रेस में है, ठीक है। और इसी टाइम पर ये चल रही है, ये मतलब यूक्रेन वाला विवाद हो गया। एंड द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और यूएस जो प्रशासन है, इज इसकी वर्ब है, स्टिल, अभी भी, स्टिल का मतलब है इवन नाउ, और यूएस प्रशासन को अभी भी डिसाइड करना है ऑन वेदर टू वेव, कि क्या ये वेव करेगा। वेव का मतलब है रिलिंक्विश या गिव अप, रिलिंक्विश या फिर गिव अप, छोड़ देना, क्या ये छोड़ देंगे, या फिर इम्पोज, इम्पोज का मतलब है क्लैंप डाउन, या फिर आप कहेंगे फोइस्ट, या फिर ये थोपेंगे किसको, इन सैंक्शंस को। ये सैंक्शंस प्रतिबंध का नाम है, साट्सा, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, ठीक है। अब टाइमिंग जो है टेंशंस की, वो भी और ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, किसको देखते हुए कि रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी है वो अंडरवे है, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी तय करना है कि क्या वो भारत प्रतिबंध लगाएगा या भारत को यहाँ पे प्रतिबंधों से मुक्त करेगा, छूट देगा। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, फॉलोइंग कह सकते हो इसको आप, ठीक है, एज ए रिजल्ट फॉलोइंग कह सकते हो, परिणाम स्वरूप इंडिया स्टेटमेंट, भारत का जो वक्तव्य है, भारत का जो स्टेटमेंट है, कहाँ पर, सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे दैट अपील्ड, कि इस स्टेटमेंट ने क्या किया, अपील करी, किसकी, डिप्लोमेसी की और डी एस्केलेशन की। इस स्टेटमेंट में ये अपील, एक निवेदन किया गया कि भाई आप कूटनीति से हल निकालें, डी एस्केलेशन की बात करें, वहाँ से सेना को हटा लें, ऐसा मतलब कुछ। वाइल मेकिंग, वाइल के साथ जब भी वर्ब लगाते हैं तो सीधा ING फॉर्म लगती है। क्या करते हुए, नो क्रिटिकल कमेंट, मतलब भारत ने कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की। क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट, कोई वाइटल, कोई क्रूशियल, कोई टिप्पणी नहीं करी। किसके बारे में, मिस्टर पुतिन के अनाउंसमेंट के बारे में। तो ये जो चीज़ है, इज़ नॉट जस्ट एन असर्शन, असर्शन का मतलब डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये ना केवल एक डिक्लेरेशन है, इंडियाज ट्रेडिशनल प्रिंसिपल पोजीशन, किसका, कि भारत पारंपरिक रूप से एक सैद्धांतिक स्थिति अपना के रखता है, और अ स्टडी इन प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब प्रैक्टिकलिज्म कह सकते हो, व्यवहारवाद कह सकते हो, फिजिबिलिटी कह सकते हो,
या फिर एक स्टडी फिजिबिलिटी की कि क्या चीज़ व्यवहारिक है फिलहाल, क्या चीज़ वायबल है, क्या चीज़ होनी चाहिए, बल्कि रिफ्लेक्शन मतलब डिस्प्ले। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है डिस्प्ले, बल्कि ये डिस्प्ले है किसका, ऑफ द डिफिकल्ट पोजीशन, एक डिफिकल्ट पोजीशन का, जिस पोजीशन में भारत जो है अपने आप को पाता है इन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, विच अपीयर्स, जो कि ऐसा लगता है, टू हैव नाउ एंटर्ड, अब भारत के लिए दे रखा है, भारत ऐसा लगता है कि अब प्रवेश कर चुका है ए न्यू फेज, एक नए चरण में, एक नए दौर, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ऐसा लगता है कि अब एक नए फेज में आ गया है। ठीक है, फिर समझ लीजिए इसके परिणाम स्वरूप भारत का जो स्टेटमेंट है यूएनएससी में, जिसने की अपील करी, दैट यहाँ स्टेटमेंट के लिए जिस स्टेटमेंट में अपील की गई डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन की, इस स्टेटमेंट में हालांकि कोई क्रिटिकल कमेंट तो नहीं है मिस्टर पुतिन के अनाउंसमेंट को लेकर, तो ये जो स्टेटमेंट है इज नॉट जस्ट एन असर्शन, ये ना केवल एक घोषणा है भारत के ट्रेडिशनल प्रिंसिपल पोजीशन की या फिर एक प्रैग्मेटिज्म का अध्ययन है, बल्कि एक डिस्प्ले है, एक प्रदर्शन है, एक शो है कि भाई डिफिकल्ट पोजीशन जो भारत अपने आप को पा रहा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की जा रही है उस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि अब एक नया मोड ले चुका है, एक नए फेज में प्रवेश कर चुका है। एंटर है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो एंटर के बाद में आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, जबकि अगर एंटर इनटू होता है तो एक ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब किसी डील में ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब कोई डील साइन करना है, अग्रीमेंट साइन करना है। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में, अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।